हेलो दोस्तों, वेलकम टू डे 7। ठीक है, आज हम फिर से बात कर रहे हैं। अभी आज हमने एक और लेक्चर अपलोड किया था, आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं कल से ऐसे दो दो लेक्चर करके कर लेंगे। ठीक है, जो भी लोग पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं उनको प्लीज़ अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल सिविल कंसोलिडेटेड के नाम से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब फॉलो कर रहे हैं, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल सिविल कंसोलिडेटेड के नाम से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपना लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला पॉइंट रहेगा कि रेसिडुअल क्लोरीन टेस्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं। तो आपको याद रखना है, ऑर्थोटोल्यूडीन टेस्ट करते हैं, डीपीडी टेस्ट करते हैं, क्लोरोटेक्स और डिस्चार्ज आयोडाइड। इसमें जो डीपीटी और क्लोरोटेक्स टेस्ट हैं ये पेटेंटेड टेस्ट हैं, कॉस्टली होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, फिर अगला पॉइंट है हमारा डीक्लोरिनेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए दो ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको सोडियम थायोसल्फेट याद रखना है और सल्फर डाइऑक्साइड, ये भूलिएगा मत। एग्जाम में यही दोनों नाम मिलेगा आपको एज इट इज़। सल्फर सोडियम थायोसल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये डीक्लोरिनेटिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, फिर अगली बात करें जीआई इंडेक्स की। देखिए जीआई इंडेक्स हमने बात किया था, ये कैसा मेथड है, ये इंपेरिकल मेथड है। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 20। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करती है क्या होता है, क्वालिटी क्या करती है, डिग्रेड करती है ना। जैसे जैसे वैल्यू जीआई बढ़ेगी क्वालिटी घटेगी। ठीक है, तो हम क्या हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जीआई की वैल्यू कम से कम आए। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा। ठीक है, गुड की वैल्यू अगर 0 से 1, फेयर 2 से 4, पुअर क्या करता है 3 से 9, वेरी पुअर 10 से 20 तक बिलोंग करता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, ग्रुप इंडेक्स मेथड को। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि जो रोड्स डेवलप हुई हैं उसका क्या सीक्वेंस रहा है। तो सबसे पहले रोमन रोड्स, फिर ट्रेसेगुएट, फिर टेलफोर्ड, फिर देना क्या आया, मैकेडम आया। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, कि रोमन, ट्रेसेगुएट, टेलफोर्ड, मैकेडम। ये एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कई बार, क्योंकि पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है और जब भी एग्जाम में आता है लोग गलत कर देते हैं कि पढ़ ही के नहीं गए भैया, ये रोमन सड़क हमसे कौन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपसे सड़क नहीं पूछेंगे, आपसे बस पूछ लेंगे कि आपने रोड की हिस्ट्री के बारे में जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि इंसनरेशन करना, जो मेथड ऑफ डिस्पोजल होते हैं वेस्ट के, वो क्यों करते हैं, वही मेथड क्यों अडॉप्ट करते हैं। अगर इंसनरेशन हमें करना है तो हम क्यों कर सकते हैं, जब वेस्ट में हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो। ठीक है, लैंडफिल अगर हमें करना है तो हाई डेंसिटी होनी चाहिए। ठीक है, कंपोस्टिंग करना है तो हाई ऑर्गेनिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम ये मेथड अडॉप्ट करेंगे। राइट, फिर अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का। देखिए मैकेनिक्स का क्वेश्चन आ सकता है। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमसे पूछे तो 2u साइन थीटा बाई जी करना है। यू क्या, इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने प्रोजेक्टाइल को रिलीज किया है। फिर रेंज की अगर बात करें, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो वो क्या हो सकता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हो सकता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट हम बात करेंगे कि जो हाइट है वो कितनी हो सकती है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो सकता है। राइट, तो आप ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा। फिर अगला बात करते हैं सैंड कॉलम। सैंड कॉलम देखिए क्या करता है, जो अर्थक्वेक के दौरान लिक्विफेक्शन इफेक्ट होता है उसको रिड्यूस करता है। किसमें, सैचुरेटेड ग्रैनुलर सॉइल में रिड्यूस करता है। ठीक है, ड्यूरिंग अर्थक्वेक इट रिड्यूसेस डैमेज ड्यू टू लिक्विफेक्शन ऑफ सैचुरेटेड ग्रैनुलर सॉइल। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सैंड कॉलम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक, फिर अगली बात है पॉइंटिंग। देखिए पॉइंटिंग क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग ऑफ जॉइंट विथ रिच मोर्टार इन मेसनरी। ठीक है, आपको पता है ऐसे ऐसे ब्रिक मेसनरी बना हुआ है, तो इसके ग्रुप्स को जो सही से करते हैं इसको क्या करते हैं, पॉइंटिंग बोलते हैं। ठीक है, और जनरली किस में करते हैं, 1:3 के मिक्स में करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा भी जाता है पॉइंटिंग का रेशियो क्या होता है, 1:3 का होता है। फ्लश पॉइंटिंग इसको कहते हैं, जैसे फेसिंग फेस है, मतलब फ्रंट फेस है, तो जब फ्रंट फेस की फेसिंग पे उस पर करते हैं स्टोन या ब्रिक मैसनरी में, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लश पॉइंटिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करें गनिटिंग की, तो आपको पता है गन से जो रिपेयर वर्क करते हैं, अंडर प्रेशर जो कंक्रीट को डैमेज एरिया है उसको रिपेयर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, गनिटिंग बोलते हैं। राइट, तो ये तो आपको याद ही होगा। फिर अगला पॉइंट है हमारा ग्रीन शील्ड मॉडल का। जैसे हमारे हाईवे में कई सारे मॉडल हैं, ग्रीनबर्ग मॉडल है, ग्रीन शील्ड मॉडल है, तो उसी तरह से एक ग्रीन शील्ड मॉडल है कि वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी या फ्लो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, VSF इंटू में 1-k/kj करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये फ्री वेलोसिटी है। ठीक है, 1-k/kj, और ये क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी है, और ये पॉइंट डेंसिटी है, मतलब जैम डेंसिटी। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर क्या है, ये तीनों ग्राफ है, आपको ग्राफ याद रखना है कि डेंसिटी और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। ठीक है, और ट्रैफिक फ्लो और जैम डेंसिटी में पैराबोलिक है। ठीक है, और वेलोसिटी और ट्रैफिक फ्लो में पैराबोलिक है। ठीक है, तो आपको तीनों ग्राफ याद रखने हैं, एग्जाम में एज इट इज़ आते हैं। ठीक है, फिर अगली बात करेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग रेलवे अगर हमें करनी तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग रेलवे तभी हम करते हैं जब डिग्री ऑफ कर्व 4.5 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, मतलब 4.5 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तभी एक्स्ट्रा वाइडनिंग करेंगे। एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला कोड ने दे रखा है, 13 × B + L का होल स्क्वायर बाई
आर करना है। बी क्या है, यहाँ पे व्हील, रिजिड व्हील बेस है जो लगभग 6 मीटर होता है, ठीक है, ब्रॉड गेज के लिए, ठीक है। लेंथ की बात करें तो लैप ऑफ फ्लैंज है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्व है। इसकी वैल्यू किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, और बाकी ये सारी वैल्यू किस में रखनी है, मीटर में रखनी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर अगला ही क्वेश्चन इसी का जस्ट है कि लैप ऑफ फ्लैंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए लैप ऑफ फ्लैंज का वैल्यू क्या है, L इज इक्वल टू 0.02 अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस डी इंटू एच, ठीक है। एच क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज बिलो टॉप ऑफ रेल, ठीक है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, या फिर और या तो डायग्राम दिया रहेगा, आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। डी क्या है, डाया ऑफ व्हील है, ठीक है। तो ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, 13b प्लस एल का होल स्क्वायर अपॉन आर, और लैप ऑफ फ्लैंज का 0.02 अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस डी इंटू एच, ठीक है। आपको ये दोनों याद रखने हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे पीक फैक्टर की। इन्वायरमेंटल में जो हम पॉपुलेशन डिज़ाइन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे देख लेते हैं, जैसे स्मॉल टाउन है तो उसकी पॉपुलेशन 50,000 से कम होगी, तो पीक फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। मीडियम है तो 50,000 से 2 लाख पॉपुलेशन, और पीक फैक्टर कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। लार्ज है तो पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा और पीक फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो आपको ये तीनों वैल्यू याद रखनी होगी। फिर एक्सेल लोड सर्वे की बात करें, कितना सीवीपीडी है तो कितना हमें परसेंटेज सैम्पलिंग करनी है। अगर सीवीपीडी लेस देन 3000 है, मतलब हमारे पास डेटा कम है, ट्रैफिक डेटा कम है, तो हमें सैम्पलिंग क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी, 20% करनी पड़ेगी। 3000 से 6000 है तो 15% सैम्पलिंग करनी है, और 6000 से ज़्यादा सीवीपीडी है तो 10% सैम्पलिंग से ही हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे मतलब ये है कि जितने ज़्यादा व्हीकल होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेट डेटा होगा। तो ज़्यादा व्हीकल होंगे तो सैम्पलिंग कम करनी पड़ेगी, और कम व्हीकल होंगे तो सैम्पलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए 3000 पे 20%, 3000 से 6000 पे 15%, ग्रेटर देन 6000 पे 10%, ठीक है। फिर क्या है, कंप्रेसिबल इक्वेशन के लिए कौन कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, बर्नौली है, कंटिन्यूटी है, मोमेंटम है, क्वेश्चन ऑफ स्टेट है, ठीक है। तो ये इजी सवाल था, थ्योरेटिकल था। स्टडी फ्लो के लिए देखिए स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन, ये तीनों क्या होती हैं, सेम ही होती हैं, ठीक है। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर कोई स्टडी फ्लो है तो उसमें तीनों लाइन क्या होंगी, सेम होंगी, राइट। ये तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वेब पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डी इज इक्वल टू एम जेड इंटू लैम्डा अपॉन एफ वाई, ठीक है। लैम्डा स्लेंडरनेस रेशियो है, आपको पता ही है। एम जेड जो मूवमेंट अप्लाई किया हो गया, एफ वाई यील्ड स्ट्रेस है, ठीक है, पावर 1/3। इसी तरीके से जैसे डेप्थ ऑफ वेब पूछा है तो आपसे वो थिकनेस ऑफ वेब पूछ सकता है। मतलब एक बार तो उसने आपसे डेप्थ ऑफ वेब पूछ लिया, अगली बार उससे आपसे थिकनेस ऑफ वेब पूछ दे, तो जब थिकनेस ऑफ वेब पूछेगा तो फॉर्मूला यही रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा कहाँ पे, नीचे हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ऑप्टिमम थिकनेस ऑफ वेब की बात करें तो एम जेड इंटू एफ वाई की इंटू में लैम्डा स्क्वायर की पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों फार्मूला मिलते जुलते हैं, याद रखिएगा। एक्टिविटी के जैसे सिंपल की 0.75 से एक्टिविटी हमारी तो क्या होगा, इनएक्टिव होगा। 0.75 से 1.25 तक तो क्या नॉर्मल होगा, और ग्रेटर देन 1.25 है तो क्या कहेंगे, एक्टिव सॉइल कहेंगे, राइट। और एक्टिविटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला में पता ही है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले मटेरियल लेस देन 2 म्यू, ठीक है। जिसकी साइज 2 माइक्रॉन से कम हो उसका परसेंटेज बता दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिविटी कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरह से प्लास्टिसिटी हम बता सकते हैं कि 0 है तो नॉन प्लास्टिक है, लेस देन 7 है तो लो प्लास्टिक है, 7 से 17 है तो मीडियम, और ग्रेटर देन 17 है तो हाई प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप रेडी रख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि जो हमारा लेंथ ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्शन है वो कैसे कैलकुलेट, जैसे ये जो हमारा डैम जो जो अर्थन डैम बनाते हैं तो उसमें हम जो एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो लेंथ ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्शन हम निकालते हैं। अगर बोथ डायरेक्शन में परमिबिलिटी है, मतलब वर्टिकल में भी है और हॉरिजॉन्टल में भी है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट में के जेड बाई के एक्स हो जाएगा, राइट। तो आप ये याद कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। शियर फ्लो की वैल्यू आपको पता ही है, टाउ इंटू टी होती है। और इसको जैसे अगर नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन है, मतलब अगर स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर नहीं है, सर्कुलर नहीं, तो आप क्या करेंगे, तो मीन एरिया निकाल लेंगे आप। मीन एरिया क्या हो जाएगा, टी अपॉन ये, फिर शियर फ्लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी अपॉन 2a मीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं इसके बराबर, ठीक है। फिर हम बात करें जो सुपर एलिवेशन उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में आपको ये फार्मूला दे दें तो कंफ्यूज मत करिएगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए क्या कर लेते हैं, ये नीचे की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 ही हो जाती है, इसलिए हम नीचे का वैल्यू लिखते ही नहीं है। फिर क्या है, तो
एफ प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस एफ टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या होता है, ई होता है, तो इसको क्या लिखते हैं, ई प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ, और नीचे की वैल्यू चूंकि 1 हो जाती है इसलिए क्या होता है, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127 आर। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। फिर स्लिप की वैल्यू पूछ लिया कि अगर स्लिप है तो स्लिप क्या होता है, क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल होगा। ठीक है, तो स्लिप की वैल्यू नेगेटिव कई बार हो जाती है, तो हमसे पूछा जा सकता है कि स्लिप नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो देखिए स्लिप नेगेटिव होने के तीन ही चांसेस हैं। ठीक है, जब डिलीवरी पाइप क्या हो बहुत छोटी हो, तो हमने मतलब जितना देर सक किया और उससे पहले ही डिलीवर कर दे रहा है, तो डिलीवरी पाइप बहुत छोटी है तो हम ज़्यादा डिस्चार्ज डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल डिलीवरी ज़्यादा हो जाएगी तो स्लिप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लॉन्ग सक्शन पाइप वही बात है, जस्ट इसका अपोजिट है कि शॉर्ट डिलीवरी पाइप और लॉन्ग सक्शन पाइप। और तीसरी चीज़ क्या है कि रनिंग एट वेरी हाई स्पीड, मतलब बहुत ही हाई स्पीड से हम रन कर रहे हैं तो भी क्या हो सकता है, डिस्चार्ज हम ज़्यादा देंगे तो स्लिप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर बात करेंगे नॉन डायमेंशनल सिलेंडरनेस रेशियो की। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो पेरी रोबर्टसन फार्मूला वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट एफ वाई बाई एफ सी सी। तो लैम्डा क्या होता है, नॉन डायमेंशनल सिलेंडरनेस रेशियो होता है। ठीक है, और एफ सी सी की वैल्यू क्या होती है, पाई स्क्वायर ई अपॉन के एल बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, पेरी रोबर्टसन फार्मूला में यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया। फिर अगला पॉइंट हम चलते हैं कि प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है। देखिए एग्जैक्ट सेंटर ऑफ फोकल पॉइंट थ्रू विच ऑप्टिकल एक्सिस पास है। जैसे मान लीजिए ये फोटो है, तो ये जो एग्जैक्ट सेंटर होगा ना, ये जो सेंटर होगा फोटो का, तो जहाँ से वो एक्सिस ऑप्टिकल एक्सिस पास करेगी जिसे हम के पॉइंट बोलते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो प्रिंसिपल पॉइंट कहलाएगा, राइट। फिर क्या है आइसो सेंटर। आइसो सेंटर की बात करेंगे तो जो एंगल ऑफ टिल्ट का जो बाइसेक्टर होता है ना, तो जहाँ पे वो वर्टिकल फोटोग्राफ को मीट करता है, जहाँ पे वो बाइसेक्टर एंगल ऑफ टिल्ट का मीट करेगा वर्टिकल फोटोग्राफ को, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, आइसो सेंटर। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, तुक्के मत लगाइएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन सही नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पूछा जाता है और एग्जाम में तो मतलब बेहतरीन क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल लाइन ऑफ थियोडोलाइट। तो आपको याद रखना है BVHPC इज व्हाट, फंडामेंटल लाइन ऑफ थियोडोलाइट। आपको बस ये याद रखना है BVHPC इज फंडामेंटल लाइन ऑफ थियोडोलाइट। B फॉर बबल लाइन, V फॉर वर्टिकल एक्सिस, H फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, P फॉर प्लेट एक्सिस एंड C फॉर कोलिमेशन लाइन। ठीक है, तो आपको बस यही पांचों चीज़ें याद रखनी है। तो 5 लाइन जो है वो फंडामेंटल लाइन्स हैं, B फॉर बबल, B फॉर वर्टिकल, H फॉर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और क्या बोलते हैं, ट्रनियन एक्सिस भी बोलते हैं। P से प्लेट लेवल हो गया, C से कॉलिमेशन लाइन हो गया। फिर हम बात करेंगे फ्लड राउटिंग की। तो फ्लड राउटिंग 2 टाइप की हो सकती है, हाइड्रोलिक फ्लड राउटिंग और हाइड्रोलॉजिक फ्लड राउटिंग। ठीक है, तो हाइड्रोलिक फ्लड राउटिंग हम सिर्फ कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ करते हैं और ये क्या होता है, सिंपलर मेथड होता है। हाइड्रोलॉजिक फ्लड राउटिंग में हम कंटिन्यूटी इक्वेशन भी यूज़ करते हैं और इक्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इस्तेमाल करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, सेंट विनेंट इक्वेशन भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोलिक और हाइड्रोलॉजिक फ्लड राउटिंग में क्या इक्वेशन यूज़ होती है। ठीक, फिर हम बात करें हाइड्रोलॉजिक फ्लड राउटिंग, तो 2 टाइप की राउटिंग हो सकती है, चैनल राउटिंग कर सकते हैं, रिजर्वायर राउटिंग कर सकते हैं। तो जब रिजर्वायर राउटिंग करेंगे तो रिजर्वायर क्या है, एक स्टोरेज है, एक पूल है, तो इसी को क्या बोल सकते हैं, पूल राउटिंग भी बोल सकते हैं रिजर्वायर राउटिंग को, और इसको क्या बोल सकते हैं, स्टोरेज राउटिंग बोल सकते हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना है। चैनल राउटिंग देखिए क्या है, स्टोरेज में जो इसका फंक्शन है चैनल है, तो चैनल में क्या है, स्टोरेज किसका फंक्शन होगा, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों का ही फंक्शन होगा। और इसका एग्जांपल क्या होता है, मस्किंघम इक्वेशन। रिजर्वायर राउटिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, फंक्शन किसका है, आउटफ्लो डिस्चार्ज का है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, मॉडिफाइड पल्स मेथड, गुडरिच मेथड, रूंज कुत्ता मेथड। ठीक है, तो देखिए जो गुडरिच मेथड है ये कैसा मेथड है, ये ग्राफिकल मेथड है, और जो रूंज कुत्ता मेथड है वो कैसा है, न्यूमेरिकल मेथड है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि आपसे कई बार पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिकल मेथड ऑफ हाइड्रोलॉजिक या रिजर्वायर राउटिंग। तो आपको बस सिंपली बताना है गुडरिच मेथड इज ए ग्राफिकल मेथड। ठीक है, फिर जो हमारा अगला पॉइंट है किरपिच इक्वेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए यूज़ करते हैं, ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, किरपिच इक्वेशन, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होता है ये मिनट्स में कैलकुलेट होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.1947, L की पावर 0.77, S की पावर -0.385। ठीक है, तो आपको ये इसको कई बार लिखना पड़ेगा, याद हो जाएगा। L क्या है, लेंथ ऑफ जो ट्रैवल जो हो रहा है वो L हो गया। ठीक है, और S क्या है, S आपको निकालना है कितना वाटर कम हुआ, मतलब डेल्टा H/L जो ग्रेडियंट होता है वही यहाँ पे S है, मतलब एक तरीके से स्लोप की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अगली चीज़ है कॉस्ट ऑफ ट्रस क्या होती है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रस देखिए 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पर्लिन प्लस कॉस्ट ऑफ रूफ होता है। तो फॉर्मूला इसका सिंपल है, T इज इक्वल टू 2P प्लस R। एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रस क्या होती है। इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रस क्या होती है, L/3 से L/5 तक होती है। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं और आई थिंक आपको ये सभी पॉइंट क्लियर हुए होंगे। पीडीएफ इसके आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सिविल कंसोलिडेटेड में मिल जाएगी। और जो लोग टेलीग्राम पे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो यूट्यूब को प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कल फिर मिलेंगे फिर से नए वीडियो लेक्चर के साथ, ठीक है। चलिए, ओके।